अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम हैं चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लिबरल फीनिक्स। इसमें जो ऑथर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि एवर सिंस द स्टोरी गेन्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इट हैज एंड्योर्ड पीरियोडिक क्राइसिस। सो द हेयर ऑथर स्टेट्स कि जब से ये लिबरलिज्म की जो एक स्टोरी है, इसने एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसने गेन किया है। हम देखते हैं 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, तो इस पर एक क्राइसिस आया, पीरियोडिक क्राइसिस आया। और वो क्या था? जो पहला एरा था ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का, वो खत्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ब्लड बाथ पे, जब इंपीरियल पावर पॉलिटिक्स जो हैं वो दे कट शॉर्ट द ग्लोबल मार्च ऑफ प्रोग्रेस। यानी हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन है, जब वो खत्म हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सूरत में, जब बहुत ज्यादा जो है ब्लड बाथ आपको देखने में नजर आता है, और कोई जो इंपीरियल पावर पॉलिटिक्स की जो है हेजमनी होती है, और कोई खास प्रोग्रेस जो है इन दिनों में नहीं नजर आती। सिर्फ हमें एक इंपीरियलिज्म का एक सिनेरियो नजर आता है। In the days following the murder of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo, it turned out that the great powers believed in imperialism far more than in liberalism. And instead of uniting the world through free and peaceful commerce, they focused on conquering a bigger slice of the globe by brute force. यानी हम ये देखते हैं कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का जो है मर्डर होता है, और उसमें जो है जो ग्रेट पावर्स हैं वो बिलीव करती हैं कि इंपीरियलिज्म वाली जो हेजेमनी है वो उस पर बिलीव करती हैं, लिबरलिज्म पर बिलीव नहीं करती। और लोगों को जो है लिबरलिज्म के सिनेरियो में यूनाइट नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि कि जबरदस्ती से जो है ना, हमने जबरदस्ती से एक फोर्स हासिल करनी है। हालांकि जो लिबरलिज्म है वो इस चीज को प्रमोट करता है कि फ्री एंड पीसफुल कॉमर्स हो, मतलब ट्रेड हो एक दूसरे के साथ, तो उस चीज को नहीं वो परस्यू करते, बल्कि ताकत के नशे में कैसे किसी पावर, कैसे किसी जगह को कॉन्कर करना है, कैसे एक खित्ते के बड़े हिस्से को कॉन्कर करना है, उस पे उनकी जो है तवज्जो ज्यादा होती है। Yet liberalism survived this France Ferdinand movement and emerged from the maelstrom stronger than before, promising that this was the war to end all wars. या फिर भी लिबरलिज्म जो है वो सरवाइव कर जाती है, चाहे ये फ्रांस फर्डिनांड का मूवमेंट होता है। हम देखते हैं कि इसको कोई रोक नहीं सका। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि allegedly the unprecedented butchery had taught humankind the terrible price of imperialism, and now humanity was finally ready to create a new world order based on the principles of freedom and peace. लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि लोगों ने इंपीरियलिज्म की प्राइस को भुगता, लेकिन फिर एंड पे वो फिर दोबारा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की क्रिएशन पर आते हैं, जो कि बेस कर रही होती है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड पीस। Then came the Hitler movement, when in the 1930s and early 1940s, fascism seemed for a while irresistible victory over this threat, merely ushered in the next. यानी हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो है फ्रांस फर्डिनांड वाली एपिसोड के बाद हमें नजर आता है कि लिबरलिज्म जो है वो फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जा रही है आइडियोलॉजी। लेकिन फिर आता है हिटलर मूवमेंट 1930s में एंड अर्ली 1940s में, फाशिज्म हमारे सामने नजर आती है, और ऐसे लगता है कि इसको जो है अब रेजिस्ट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर दोबारा हम देखते हैं कि लिबरलिज्म जो है उस पर भी काबू पा लेती है। उसके बाद हमारे पास आता है ये चे गुवेरा मूवमेंट है। आई एम सॉरी, लगता है ज्यादा ही नीचे चली गई है फाइल। लेट मी bring it back to the point where we were reading. Okay.
जी, फिर हमारे पास आता है चे गुवेरा मूवमेंट 1950s एंड 1970s के दरमियान में। और अब ऐसे लगता है कि जी लिबरलिज्म जो है वो अपनी आखिरी मोड पर है। यानी यहाँ लिखा हुआ है ना कि इट अगेन सीम्स दैट लिबरलिज्म वाज ऑन इट्स लास्ट लेग्स एंड दैट द फ्यूचर बिलोंग टू कम्युनिज्म। अब यूं लग रहा था कि जी लिबरलिज्म खत्म है और जी कम्युनिज्म आ जाएगा, लेकिन नहीं आता। इन द एंड इट वाज कम्युनिज्म दैट कोलैप्स, द सुपरमार्केट proved to be far stronger than the Gulag. More importantly, the liberal story proved to be far more supple and dynamic than any of its opponents. It triumphed over imperialism, over fascism, and over communism by adopting some of their best ideas and practices. यानी आप ये देखेंगे इतने इवेंट्स आते हैं। मैं असल में आपने इसको मजीद पढ़ना है, खुद से अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो वो तो आपको पता है बुक सबके पास अवेलेबल है। यहाँ पे समराइज फॉर्म में आपको चीजें नजर आएंगी जो कि आपको एक तो ये होगा कि काफी हद तक एक चैप्टर की जिस्ट आपको समझ आ जाएगी। दूसरा ये कि आप यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स वगैरह में, और उनको कोट कर सकते हैं पेपर में। तो यहाँ पे जो लिबरल जो ऑथर है वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए इतने मूवमेंट्स गुजरे हैं लेकिन लिबरल स्टोरी जो है वो अपने आप को साबित एंड पे कर ही देती है कि वो सबसे ज्यादा डायनामिक है। और जो भी उसके ओपोनेंट्स हैं उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो लिबरलिज्म को खत्म कर सकें। इसने पीरियडिज्म को भी फेस किया, इसने फैशिज्म को भी फेस किया, इसने कम्युनिज्म को भी फेस किया। और इन सब के जो इंपीरियलिज्म, फैशिज्म और कम्युनिज्म के जो बेस्ट आइडियाज और प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करते करते ये परवान चढ़ती गई। तो इवेंट्स आपके सामने पीछे समराइज फॉर्म में मैंने डिस्कस किए कि कौन कौन से इवेंट्स गुजरे। In particular, the liberal story learned from communism to expand the circle of empathy and to value equality alongside liberty. यानी लिबरल में जैसे जैसे कि मैंने पहले कहा कि लिबरलिज्म ने जो इंपीरियलिज्म है, फैशिज्म और कम्युनिज्म है, उनकी अच्छी उनमें से जो अच्छी उनकी आइडियाज और प्रैक्टिसेस थे उनको अडॉप्ट किया। तो लिबरलिज्म ने कम्युनिज्म से क्या चीज अडॉप्ट की कि कैसे एम्पैथी को और कैसे इक्वालिटी को लिबर्टी के साथ लेकर चलना है। In the beginning, the liberal story cared mainly about the liberties and privileges of middle class European men and seemed blind to the plight of working class people, women, minorities and non-Westerners. शुरू शुरू में जब लिबरलिज्म की स्टोरी इमर्ज हुई तो हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली जो मिडिल क्लास जो यूरोपियन मैन थे उनके लिबर्टीज और उनके प्रिविलेजेस के बारे में जो है ये ज्यादा जो है केयर करती थी ये आइडियोलॉजी। और जो वर्किंग क्लास लोग थे, वुमेन, मिनॉरिटीज और नॉन वेस्टर्नर्स, उनके बारे में जो है ये इसके एक सेकंड राइट थी और उतना वो उसकी आइडियोलॉजी में ये लोग आते नहीं थे। फिर 1918 में विक्टोरियस ब्रिटेन एंड फ्रांस टॉक्ड excitedly about liberty. They were not thinking about the subjects of their worldwide empires. For example, India demands for self-determination were answered by the Amritsar massacre of 1918, in which the British Army killed hundreds of unarmed demonstrators. तो फिर हम ऐसा ऐसा देखते हैं कि लिबरलिज्म कहाँ से उसने अपने आप को चेंज किया जब 1918 में ब्रिटेन एंड फ्रांस ने लिबर्टी के बारे में बात की। तो वो जो सिर्फ अपने बारे में जब वो बात करे और बाकी जब मुमालिक थे उनको साइड लाइन कर दिया, इन सेंस कि हम देखते हैं कि इंडिया ने फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड करना शुरू कर दी, जिसका जवाब जो है हम देखते हैं कि इंडिया को अमृतसर मैसेकर ऑफ 1918 में, बल्कि इंडिया ने जवाब दिया। इंडिया ने देखा कि ये जी 1919 में क्या हुआ कि जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने किल्ड हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड डिमॉन्स्ट्रेटर्स। यानी यहाँ से ये लिबरलिज्म को एक बैकलैश आया कि जो यूरोपियन लोग थे वो अपने बारे में ही सोच रहे थे और दूसरे जो नॉन वेस्टर्नर्स थे उनके बारे में नहीं सोच रहे थे। ये तब की बात है जब नया नया लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू मतलब स्टार्ट से मुराद है प्री मेच्योर था, अभी मेच्योर नहीं थी आइडियोलॉजी। इवन इन द वेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वेस्टर्न लिबरल्स थे स्टिल हैड अ वेरी हार्ड टाइम अप्लाइंग देयर सपोजिटली यूनिवर्सल वैल्यूज टू नॉन वेस्टर्न पीपल। इसी तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब भी हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न लिबरल्स थे उनको एक बहुत हार्ड टाइम वो देवर हैविंग वेरी हार्ड टाइम कि जी वो एक यूनिवर्सल जो वैल्यूज है वो नॉन वेस्टर्न लोगों को दें।
Thus, when the Dutch emerged in 1945 from 5 years of brutal Nazi occupation, almost the first thing they did was raise an army and send it halfway across the world to reoccupy their फॉर्मर कॉलोनी ऑफ इंडोनेशिया। तो फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि फिर डच इमर्ज होता है 1945 में। नाजी की जो ऑक्यूपेशन है, मतलब 5 साल जो एक ब्रूटल नाजी ऑक्यूपेशन थी उसके अंदर रहते हुए 5 साल उन्होंने गुजारे, फिर वो इमर्ज हुआ। और फिर जो उन्होंने पहली चीज वो ये की कि उन्होंने एक आर्मी को रेस किया और फिर उसको जो है फॉर्मर जो कॉलोनी ऑफ इंडोनेशिया थी उसको रीऑक्यूपाई करने के लिए भेजा। जबकि whereas in 1940 the Dutch gave up their own independence after little more than 4 days of fighting, they fought for more than 4 long and bitter years to suppress Indonesian independence। हालांकि खुद भी वो जो है उन्होंने वो फेस किया हुआ था ऑक्यूपेशन को, लेकिन उन्होंने आके क्या कोशिश की कि हम इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस को सप्रेस करें। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमें ऑथर ये बात समझाना चाह रहे हैं कि लिबरलिज्म यहाँ पे अभी भी स्टेज में इमेच्योर है। No wonder that many national liberation movements throughout the world place their hopes on communist Moscow and Beijing rather than on the self-proclaimed champions of liberty in the West। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो बहुत सारी जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, वो उन्होंने अपनी होप्स प्लेस की जो मॉस्को और बीजिंग में, जहाँ पे अभी भी कम्युनिज्म है कहीं ना किसी फॉर्म में। तो बल्कि उन पर वो रिलाई नहीं कर रहे थे जो अपने आप को कह रहे थे कि जी वी आर लिबरल, मतलब वेस्ट। ग्रेजुअली होएवर the liberal story expanded its horizons and at least in theory came to value the liberties and rights of all human beings without exception। इस तरह फिर अब आहिस्ता आहिस्ता लिबरलिज्म जो है वो मेच्योर होता गया। जब ये हम देखते हैं कि उन्होंने देखा कि मसले कहाँ कहाँ आ रहे हैं और फिर अपने सारे जो उन्होंने चीज़ों को उन्होंने ठीक किया और अपनी जो है नॉन वेस्टर्नर्स को भी यूनिवर्सल राइट्स देने की जब बात उन्होंने स्टार्ट की, जैसे हम यहाँ पे ऑथर ने लिखा हुआ है कि एज द सर्कल ऑफ लिबर्टी एक्सपेंडेड द लिबरल स्टोरी आल्सो केम टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिस्ट स्टाइल वेलफेयर प्रोग्राम्स। लिबरलिज्म ने फिर जो है कम्युनिस्ट स्टाइल वेलफेयर प्रोग्राम्स के इंपॉर्टेंस को पहचाना। लिबर्टी इज नॉट वर्थ मच अनलेस इट इज कपल्ड विद सम काइंड ऑफ सोशल सेफ्टी नेट। यहाँ पे फिर उन्होंने देखा कि लिबरलिज्म तब तक हम पूरे तरीके से इंश्योर नहीं कर सकते अगर हम कोई सोशल सेफ्टी नेट लोगों को ना दें। जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स कंबाइंड डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स विद स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये चीज इन्होंने कम्युनिस्ट स्टाइल से इनहेरिट की लिबरलिज्म ने। सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स बनी जहां जिनमें हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी भी होती है और ह्यूमन राइट्स भी वहां पर पाए जाते हैं, जिसमें जो कि जिसको स्टेट जो है जिनमें स्टेट एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी साथ स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स, तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन में हमें ऑथर ने जवाब दिया हुआ है। इवन द अल्ट्रा कैपिटलिस्ट जो यूएसए है उसने भी जो है इस स्टाइल को अडॉप्ट किया और रियलाइज किया कि realized that the protection of liberty requires at least some government welfare services, starving children have no liberties। तो ये चीज भी कैपिटलिस्ट यूएसए ने इनहेरिट की कि जी अगर हमने लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो उसमें हमें कुछ गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विसेज भी डालनी चाहिए। अब बच्चा है, अगर हम कहें जी हम बच्चे हैं और जी हम उनको कहें कि जी हम आपको लिबरलिज्म दे रहे हैं लेकिन उनको आप कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, वो भूखे मर रहे हैं, तो वहां पे लिबरलिज्म तो फ्लॉप हो जाएगा। सो इसीलिए लिबरलिज्म ने बहुत सारी चीजें दूसरी आइडियोलॉजी से अडॉप्ट की। बाय द अर्ली 1990s thinkers and politicians alike hailed the end of history, confidently asserting that all the big political and economic questions of the past had been settled and that the refurbished liberal package of democracy, human rights, free markets, and government welfare services remained the only game in town. This package seemed destined to spread around the whole world, overcome all obstacles, erase all national borders, and turn humankind into one free global community। सो द ऑथर स्टेट्स के कई 1990s के स्टार्ट में जाकर हम देखते हैं कि थिंकर्स और पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने कहा कि जी अब ये
एंड ऑफ हिस्ट्री का जो है मरहला आ गया है, और ये भी कहा कि अब हम जो है वो जो पुराने टाइप का जो चल रहा था एक सिनेरियो, हम उससे बाहर निकल आए हैं और एक लिबरल पैकेज ऑफ डेमोक्रेसी हमें नजर आती है, ह्यूमन राइट्स, फ्री